की टक्कर होगी। मैं लौटूंगी रणबीर आपके पास, लेकिन उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। उत्तराखंड के मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीते हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत बुटौला 5224 वोटों से जीते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अब ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए सोचने की बात है कि कमी कहां रह गई, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर अब चिंता की लकीरें खींच सकती है। इसीलिए कहा जाता है जो उपचुनाव होते हैं वो आने वाले चुनावों की रूपरेखा तय करते हैं। तंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को 3252 वोटों से हराया है। हालांकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश का ग्राफ बहुत बेहतरीन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक वही जो है उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस को 3252 वोटों से हराया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया वी.डी. शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। तो मध्य प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भोपाल से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए। मनोज, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में भी जो है उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन बीजेपी को अब ये सोचना पड़ेगा कि आपकी कई सीटें जा चुके हैं। हिमाचल में 2 सीटें गई, उत्तराखंड में 2 सीटें गई। वाकई, क्योंकि लेकिन मध्य प्रदेश में एक जो अहम बात है, क्योंकि जो सेलिब्रेशन हुआ बीजेपी दफ्तर में, 163 सीट बीजेपी के पास हैं, उसके बाद एक विधानसभा उपचुनाव जीतने पर आतिशबाजी और यहाँ पर खूब ढोल धमाके बजे। तो इस समय हम साथ में सबरानी जी हैं, हमारे साथ भगवान दास सबरानी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। सर, बाकी राज्यों के नतीजे आपके सामने हैं, यहाँ पर एक सीट में 3-2, 5-2 ये आपका फासला है। ऐसा क्या खास है इस जीत में? ये जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में कमलनाथ जी ये दंभ भरते थे कि कमलनाथ का गढ़ है, किला है छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जी चुनाव हारे, कमलनाथ जी चुनाव हारे और उसमें वो किला तो ढह गया। जो बाकी बची उनकी जो ये कहने थे बुनियाद है, उस बुनियाद को कमलेश शाह जी ने अमरवाड़ा से हटा दिया है। अब इसलिए अब ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का वो गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो वहाँ काम किए हैं, और संगठन की दृष्टि से विष्णुदत्त जी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो संगठन के जो वहाँ कार्यकर्ताओं को काम में लगाया, जो चालना दी, उसके कारण हम अपना संदेश पहुँचाने में सफल हुए कि हम यहाँ विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, यहाँ विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस के गढ़ में तो सेंध लगा दी है, लेकिन जो उनका गढ़ था उसमें भी कांग्रेस सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीत चुके हैं। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। बहुत बड़ा झटका
आरजेडी और जेडीयू को आप ऐसे में समझ सकते हैं, अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहा है तो आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। देखिए, रुपौली क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार से लड़ाई है, तट ऊपर की लड़ाई है और एनडीए उम्मीदवार को जीतने की संभावना है। वहाँ की जनता ने राजद को नकार दिया, वहाँ की जनता ने वहाँ के सांसद बड़बोले सांसद को नकार दिया। ये जीत हमारी एनडीए की जीत होगी और जनता का मन मिजाज एनडीए के साथ है। लड़ाई ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। तो रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं। मेरे सहयोगी पटना से चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पहले कहा जा रहा था कि रुपौली विधानसभा सीट का जो नतीजा आएगा वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नतीजे हैं। बिल्कुल, और नतीजे साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि चाहे बीमा भारती हो, चाहे वो जेडीयू के कैंडिडेट हो, मतलब एनडीए के उम्मीदवार क्यों नहीं मैदान में हो, इन दोनों को नकार दिया है जनता ने। और शंकर सिंह, उनको 8000 से ज्यादा मत देकर जनता उनको जिता चुकी है और अब वो वहां से विधायक भी बन गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शंकर सिंह को पप्पू यादव, जो वहां के सांसद हैं, और साथ ही प्रशांत किशोर उनका समर्थन कर रहे थे और यही वजह है कि उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। बीमा भारती जो पहले वहां से विधायक हुआ करती थी, वो अब हार चुकी हैं। इससे पहले वो जेडीयू से वहां से विधायक थी, लेकिन जेडीयू से इस्तीफा देकर वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन वहां भी हार मिला। और अब जब आरजेडी से वो रुपौली से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, वहां से हार मिला। तो ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका है, जिसको सोचकर यहाँ पर आरजेडी उनको लाया था जेडीयू से तोड़कर, वहां से इस्तीफा दिलवाकर, और अब विधानसभा भी वो नहीं पहुंच पाएंगी। नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना आरजेडी की तरफ से ना जेडीयू की तरफ से, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली की तरफ जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई है। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े हुए मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ एलजी के पास ही रहेंगी। वहीं केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपत्ति जाहिर कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, ये एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। और ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अगर आप आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि राजधानी दिल्ली में है कि सारी ताकत, या कह लीजिए सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वो एलजी के पास है। यानी कि चाहे किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफर या पोस्टिंग होनी होती है तो दिल्ली में भी एलजी करते हैं, और ठीक अब यही चीज जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगी। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं पीडीपी ने इसका विरोध किया। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती है। तो उसी के मद्देनज़र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज़ को किया है। देखिए, ये तो हो गया कि जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि मेरे हिसाब से शायद स्टेटहुड देने का कोई इरादा नहीं है, और एलजी को एम्पावर करने का मतलब है दिल्ली मॉडल पे जम्मू कश्मीर को भी चलाया जाए।
बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, चाहे वो हमारे पब्लिक ऑर्डर्स हो, ट्रांसफ़र्स हो, पुलिस हो, प्रिजन हो, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, टैक्सेशन हो, पॉलिसीज़ हो, उसमें चीफ मिनिस्टर या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलएस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करने का मतलब है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लोगों के हक में नहीं है। एलजी हैज़ ऑलरेडी मेनी पावर्स। तो वही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को और बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही सियासत गर्मा गई। पहले उमर अब्दुल्ला, तो अब कांग्रेस ने एमएचए पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य है, तो केंद्र शासित राज्य में जिस प्रकार की शक्तियां एलजी के हाथ में होती हैं, सिर्फ संविधान की उसी व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यह कार्य किया गया है। आज बीजेपी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ जब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। एमएचए ने आर्टिकल 55 में एक अमेंडमेंट करी, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 2019 का। वो साफ दर्शाता है कि भाजपा किस तरह से रिमोट कंट्रोल द्वारा जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, किस तरह से वो यहाँ पे नहीं चाहती कि लोकतंत्र बहाल हो, वो नहीं चाहती कि एक चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ डिसीजन ले सके, और एक टूथलेस सीएम, एक टूथलेस टाइगर को यहाँ बिठाना चाहती है। एमडीएच का